जो मैंने अरावली बचाने की मुहिम चलाई 2005 से लेकर 2009 तक, उसमें मेरे को कम से कम 10 बार जान से मारने की धमकियां मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, विकास और पर्यावरण दोनों जरूरी है, लेकिन पर्यावरण को नष्ट करके विकास नहीं कर सकते। जब मनुष्य रहेगा ही नहीं तो उस विकास को कौन भोगेगा? सफारी जो कॉन्सेप्ट था, आप उसके दो कॉन्सेप्ट, बायोडायवर्सिटी पार्क और सफारी, दोनों हरियाणा गवर्नमेंट गलत दिशा में जा रही है। अफसरों ने अपने पैसे के लोभ में, रिश्वत के लोभ में सब कानून कायदे छोड़ दिए। तो ब्यूरोक्रेसी तो पूरी हरदम से है ना, जो नेता भूमाफिया बोलता है वही आवाज करता है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। एनजेपी इंडिया इस बार रविवार विशेष के अपने साप्ताहिक एपिसोड प्रेरक सफ़र एंड इंस्पायरिंग स्टोरी में लेकर आया है एक बेहद प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसे शख्स की कहानी जो जंगल बचाने के लिए पहले आईएफएस अधिकारी के रूप में सिस्टम से संघर्ष करता है, लेकिन जब उन्हें लगता है कि वह अपनी बात सेवा में रहते हुए अधिक मजबूती से नहीं कह पा रहे हैं, तो आईएफएस की कुर्सी छोड़ देते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर संन्यास ले लेते हैं। प्रेरक सफ़र एंड इंस्पायरिंग स्टोरी की 37वीं कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर आरपी बालवान की। डॉक्टर बालवान सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद संन्यास लेकर स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती बन चुके हैं। आज आप जिन्हें सुनेंगे वह वही डॉक्टर बालवान हैं जो सेवा में रहते हुए भी अरावली को बचाने के लिए लड़ रहे थे और सेवा के बाद भी अब दुनिया की इस प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इनका अधिकांश समय हरिद्वार के अपने आश्रम में बीतता है, लेकिन बीच बीच में इनका अपने गुरुग्राम निवास पर आना लगा रहता है। इनका घर मानो पूरा पुस्तकालय है। प्रवेश द्वार पर इनके नाम के साथ लिखी गई डिग्री पढ़कर आप चौंक जाएंगे। इस सन्यासी की डिग्रियों की सूची बेहद लंबी है, लेकिन जल, जंगल और जमीन के मामलों में इनका ज्ञान इनकी डिग्रियों पर भी भारी है। वनस्पतियों के अध्ययन ने इन्हें आयुर्वेद में भी पारंगत बना दिया है। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी की पैरवी का इनका अपना अंदाज है। जंगल जरूरी है तो जंगली जानवर भी। हम इनके बारे में खुद ही बताते रहे तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील के साथ महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन स्वीकार करें और हमारी साथी कोमल राव से हुई स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती की बातें सुने। मुझे उम्मीद है इन्हें सुनकर आपको निश्चित रूप से इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि सिस्टम के सामने घुटने टेकने की बजाय लड़ना चाहिए, और स्वाभिमान जिंदा हो तो कुर्सी का मोह भी छोड़ देना चाहिए। विषय थोड़ा लंबा है, लेकिन इनका काम सुनने जैसा है। समय मिले तो भ्रष्टाचार पर चोट करने वाली इनकी पुस्तक करप्शन इन ब्यूरोक्रेसी इनसाइड स्टोरी और ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस पढ़िएगा जरूर। आपको पता लग जाएगा कि किस तरह कुछ नौकरशाह दीमक बनकर पर्यावरण के दुश्मन बने हुए हैं, भूमाफिया के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, आम जनता के लिए नहीं बल्कि बिल्डर्स के लिए काम कर रहे हैं। इनकी बातें और इनकी पुस्तकें यह बताती हैं कि बाढ़ खेत को खाने लग गई है। आइए सुनते हैं स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती उर्फ डॉक्टर आरपी बालवान की एनजेपी इंडिया से हुई बातचीत। नमस्कार, आज एनजेपी के मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व वन संरक्षक आरपी बालवान। आज इनसे बात करेंगे जल, जमीन और जंगल के बारे में और इनकी निजी जिंदगी के बारे में भी। बालवान सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। आज के सवालों की शुरुआत करते हैं। आईएफएस ऑफिसर की पोस्ट, गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट छोड़कर संन्यास की तरफ आना क्यों? इसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, ऑल इंडिया सर्विस, जिसको अखिल भारतीय सेवा कहते हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईपीएस 3 नौकरियां हैं देश की, सबसे ऊंची नौकरियां हैं। और हर नौजवान की इच्छा होती है कि इन सर्विस में आए, और बड़ी मेहनत से लाखों के बाद एक आध सेलेक्ट होता है। और उस समय हर एक व्यक्ति के अपने सपने भी होते हैं, ये करूँगा, वो करूँगा, मैं कैसे समाज को क्या दे सकता हूँ। तो मेरी बचपन से विचारधारा स्वतंत्र सोच की रही है। मैं कभी दूसरे के कहे पे सारे निर्णय नहीं ले सकता। मैं मानता हूँ कि अखिल भारतीय सेवाओं में पूरी स्वतंत्रता है काम करने की, और उस स्वतंत्रता के तहत मैंने काम किए। लेकिन जैसे जैसे आप सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो करियर में, वैसे वैसे आपको महसूस होता है कि राजनीतिक
और प्रशासनिक दबाव जो होता है वो बढ़ता जाता है। अब मेरी स्वभाव की फितरत ये रही कि मैं ये नहीं कहता कि मैं राजनीतिकों के साथ नहीं रहा, मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। मेरी किताब में भी मैंने कहा है कि मेरे रहे हैं, लेकिन अनड्यू जो एडवांटेज कहो या कानून के खिलाफ काम करना या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना जो कि न्याय संगत नहीं है, वो आदेश मैंने कभी नहीं माने मेरी। और जब अरावली बचाने की मुहिम में मैंने 2005 में जब मैं गुड़गांव आया, तब मैंने ठान लिया कि देखा कि भाई सारा प्रशासनिक तंत्र है वो माननीय उच्चतम न्यायालय में घुमा के एफिडेविट दे रहा है, सच नहीं बता रहा। अभी मेरा अगला सवाल भी यही था कि आपने अरावली की काफी चिंता करी है, काफी स्ट्रगल भी किया है। आज की मौजूदा स्थिति देखते हैं तो कितने संतुष्ट है? क्या अरावली बच पाई? देखिए, ये प्रश्न जिसको कहो बहुत बड़ा प्रश्न है। मैंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें मीडिया ने मेरा साथ दिया, क्योंकि जनता को जागरूक करना मीडिया का काम था। एज ऑफिसर मैं मीडिया जनता को हर जगह जागरूक नहीं कर सकता था। तो मेरी जो अचीवमेंट कहो या जो मैंने अरावली बचाने का मुहिम किया, पहली बात मैंने ये की कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया कि अब तक जो बताया गया सुप्रीम कोर्ट में सच नहीं था। मैंने संपूर्ण सत्य जो ग्राउंड रियलिटी थी, जो मौके पे हो रहा था विनाश, वो बातें ली। फिर मैंने तकनीकी अपने जो मैंने लगभग 50 से 100 एफिडेविट दिए होंगे सुप्रीम कोर्ट में इतने केसों में जो पेंडिंग थे, मैंने वो बातें लिखी तकनीकी तौर से कि अरावली को क्यों बचाना जरूरी है, जिसमें मैं सफल रहा। मैं क्यों कहता हूँ सफल रहा कि जो मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय में एफिडेविट जिसको कहते हैं या ओथ पे जो डॉक्यूमेंट दाखिल करते हैं, वो दाखिल किए, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए, जजमेंट आए, वो अरावली के हक में आए। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वजह से पहली बार आया, 2004 में मेरे से पहले भी आया था, 2002 में भी आया था, लेकिन उस टाइम जो वो निर्णय थे वो सीईसी की विजिट के आधार पर थे। सीईसी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने पूरा मेरे का साथ दिया जी, क्योंकि मैंने तथ्य जो रखे उनकी उन्होंने अप्रिशिएट किया। लेकिन जब मैं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करता था तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि कोलाइजर ने मुख्यमंत्री पे दबाव डाल के, चीफ सेक्रेटरी पे दबाव डाल के, वो मेरे एफिडेविट जो थे जो कि सरकार से मंजूर शुदा थे, वो ने लेके 1 पेज का 2 पेज के दिए, जो मैंने मेरी इस किताब में भी वर्णन मैंने किए हैं वो कहानियाँ कि कैसे सरकार ने वो एफिडेविट नहीं दी। क्योंकि लेकिन गलती ये होगी कि मैंने वो एफिडेविट किसी तरह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दी। कुछ केसेस में तो कोलाइजर ने ये गलती की कि मेरे को व्यक्तिगत पार्टी बना दी, तो मैं इंटाइटल्ड हो गया जवाब देने के लिए। कुछ में जो भी तरीके थे मैंने अपना करके जो हमारे अप्रूव्ड रिप्लाई थे वो किसी तरह से मैंने मेरी आवाज़ पहुंचा दी कि जी राज्य सरकार जो है वो जो दे रही है उत्तर, वो तर्कसंगत और न्याय संगत नहीं है, वो पर्यावरण के विरुद्ध है। इसलिए मैं अपना जो स्ट्रगल था, जो मैंने अरावली बचाने की मुहिम चलाई 2005 से लेकर 2009 तक, उसमें मेरे को कम से कम 10 बार जान से मारने की धमकियां मिली। मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सबका मैंने धमकियां सही। यहाँ तक कि मेरे जो दोस्त थे, मेरी किताब में भी लिखा है, जो ऑल इंडिया सर्विस के थे, IAS, IPS, IFS, वो भी मेरे से दूर हो गए इस डर से कि उनकी कमाई बंद हो गई। जब सही बात बताई कि भाई अरावली को बचाना मनुष्य सभ्यता को बचाना है। आपकी बातें तर्कसंगत हैं, अरावली भी जरूरी है, लेकिन सरकार अपने पक्ष में कहती है कि डेवलपमेंट भी जरूरी है। गुड़गांव से फरीदाबाद की कनेक्टिविटी देखें, अलवर से जयपुर की कनेक्टिविटी देखें, लोगों को सुविधाएं देना भी जरूरी है। तो या तो डेवलपमेंट रोक दिया जाए या फिर कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये प्रश्न मेरे समय में भी उठाया गया और ये प्रश्न माननीय उच्चतम न्यायालय में भी उठाया गया। उच्चतम न्यायालय में ये प्रश्न मेरे आने से पहले भी उठाया गया। 18/3/2000 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, विकास और पर्यावरण दोनों जरूरी है, लेकिन पर्यावरण को नष्ट करके विकास नहीं कर सकते। जब मनुष्य रहेगा ही नहीं
तो उस विकास को कौन भोगेगा? पर्यावरण किसी मेरी आपकी एक की बपौती नहीं है, ये पूरी धरती पे रहने वालों की बपौती है। और ये आज की बपौती नहीं है, भविष्य की जनरेशन के लिए भी है। उसके बाद अगर आप बाद में चलो, जो लेटेस्ट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जो कि 21/7/2022 को आया, उसमें पैराग्राफ 25 में माननीय उच्चतम न्यायालय जो 3 जजों की बेंच का है, बड़ा स्पष्ट तौर से कहा है कि भाई देखिए, जो विकास है, विकास इस बेस पे आधार पे नहीं किया जा सकता कि विकास जरूरी है। आप कोई भी विकास करें, पर्यावरण को बचा के करें। ये हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में भी है। विकास जब मेरे पे पूरे ब्यूरोक्रेट IAS लॉबी सारी ये खिलाफ होगी कि भाई माइनिंग होनी चाहिए और आप ये सड़क कैसी बनेंगी, गुड़गांव में मकान कैसे बनेंगे, तब मैंने चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में कहा, जो मेरी किताब में भी लिखा है, सारे अफसर एक तरफ थे, मैं अकेला। मैंने कहा जी, मैं विकास के विरोध में नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अरावली को बचाओ। ऐसी पहाड़ियाँ हैं, अभी पिछले कुछ समय पहले भी किसी का फ़ोन आया, मैंने कहा अरावली की ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो कि जैसे मैं रेवाड़ी में गुड़ियानी का उदाहरण दिया, गुड़ियानी अरावली से बहुत दूर पहाड़ी है इकल्ली, आप उसमें माइनिंग कर लो, उससे न वन जीवन नष्ट होगा, क्योंकि वहाँ वन जीवन नहीं है। आपको तो पत्थर चाहिए ना, आपको बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, आपको मिलेगा। लेकिन भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट अगर उन पहाड़ों पे करेंगे तो उनको रिश्वत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो नियम संगत होगी। नियम संगत होगी तो जो कॉन्ट्रैक्टर हो पैसे नहीं देगा रिश्वत के, तो उनकी कमाई तो जब ही है जब गैर कानूनी काम होंगे। तो गैर कानूनी, मेरी जो लड़ाई थी वो केवल गैर कानूनी काम के लिए थी, विकास करे। अब इसी तरह दूसरा प्रश्न आता है कॉलोनाइजेशन। मेरे टाइम DRDO का भी एक प्रपोजल आया, मैंने कहा भाई ठीक है, आप डिफेंस आदमी हैं, हम आपके साथ हैं, आप अरावली में आप बड़कल लेक के ऊपरी क्यों बनाना चाहते हो? आप नीचे प्लेन में ले लो ना। क्या ऐसी कोई आपकी ज़रूरत है कि इसी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर होगा? तो मेरे को लिखो, मैं जस्टिफाई करूँगा। अब केंद्र सरकार तो अरावली में जंगल सफारी भी बनाने की कह रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सफारी थोड़े क्षेत्र में बनाई जाती और ऐसी जगह बनाई जाती तो मैं पूरा समर्थन करता, लेकिन मेरा इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए है कि सफारी कॉलोनाइजर, बिल्डर, फार्म हाउस लॉबी को इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए बनाई जा रही है। मैं खुला कहता हूँ, क्यों? मेरे पास प्रमाण है। अगर आप गैरतपुर बांस से सोना की तरफ चलते हैं, गैरतपुर बांस गुड़गांव के पास में है, तो पूर्व दिशा में फार्म हाउस है, पश्चिम दिशा की जमीन बची हुई थी। फार्म हाउसों के बारे में NGT ने ऑर्डर किया है डेमोलिश करो, उनको तो छूते नहीं, और पूर्व दिशा के जंगल में आप कहते हैं सफारी बनाओगे। मैं कहता हूं आप बनाओ ना, लेकिन उन फार्म हाउसों को भी सफारी में लो, उनको आप क्यों छोड़ रहे हो भाई? क्या आप उन फार्म हाउस के लिए सड़क बनाओगे? सफारी में सड़क बननी नहीं चाहिए, जितनी सफारी है कच्चे रोड से होते हैं, आप सड़क का प्रस्ताव क्यों दिया? सफारी में जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, जंगल नष्ट करोगे, नदी नालों को नष्ट करोगे, वो क्यों कर रहे हो? सफारी जो कॉन्सेप्ट था, आप उसके दो कॉन्सेप्ट, बायोडायवर्सिटी पार्क और सफारी, दोनों हरियाणा गवर्नमेंट गलत दिशा में जा रही है, जो मेरा विरोध है। मैं कहता हूं बायोडायवर्सिटी पार्क का मतलब होता है कि एज इट इज कंजर्व करो, जो जहां है पत्ता भी मत हिलाओ, एज इट इज कंजर्व करो, उसको प्रोटेक्ट करो। ये कहते ना जी मस्कट उखाड़ के हम और लगाएंगे, वो बायोडायवर्सिटी पार्क हो ही नहीं सकता। इसी तरह सफारी में आप कंपैक्ट एरिया लो, आप अरावली का मान लो नौरंगपुर बांस से शुरू करके लेते थे, गैरतपुर बांस से इधर से लेते थे, इन पहाड़ियों को पूर्व पश्चिम तक पूरा लेते। आपने फार्म हाउस क्यों छोड़ रहे हो जबकि गैर कानूनी है, इलीगल है? तो दूसरा, आप 10,000 एकड़ में क्यों बना रहे हो? आप पहले तजर्बा करो, आप गुड़गांव के पास वाली पहाड़ियों में जैसे भौंडसी है, गैरतपुर नौरंगपुर बांस है, गैरतपुर बांस है, इन कुछ पहाड़ियों को लेके एक इनक्लोजर बनाते, कुछ वन्यजीव बनाते। और सबसे बड़ा मेरा इतराज़ इस पे है कि जो वन्यजीव इसमें रहते हैं, चाहे नीलगाय है, चाहे लक्कड़बग्गा है, चाहे वुल्फ है, जो भी जानवर हैं, उनके लिए जो हर्बीवोर खासकर उनके लिए खाना जो अरावली में 12 मास से नहीं मिलता, गर्मियों में पत्ते झड़ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो हर्बीवोर हैं, जो घास खाने वाले हैं, वो खेतों में आके खा के जाते हैं। पानी भी नहीं है
तो वो जो किसानों के खेत गाँव में हर्बिवोर आके गर्मियों में पानी पीना खाना करते हैं, तो वो सर्वाइव करते हैं और रहते जंगल में हैं। अभी आपने वन जीवों की बात की, उसी से एक नहीं, जुड़ा इसको मैं एक पूरा कर दूं। जी। अगर आपने फेंसिंग कर दी तो जो हर्बिवोर हैं, जो घास फूस खाने वाले जानवर हैं, जो कि लेपर्ड के लिए शिकार हैं, खाना है, वो तो मर जाएंगे। आप उनको मूवमेंट रोक दिया तो गर्मी में क्या करोगे? अब ये कहते हैं कि पानी हम कर देंगे। आज तक तो पानी आप कर नहीं पाए। अरावली में पीने का पानी उनके लिए आप खाना पूर्ति करते हो। जंगली जानवरों के ठिकाने कम हो रहे हैं, जंगल भी कम होता जा रहा है, क्या इसका असर बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम इन पे डायरेक्ट पड़ता है? देखिए, वन्यजीव और परिस्थिति की इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी इज पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, इन सब का गहरा संबंध है। जैसे हम मनुष्य हैं, एक विशेष पर्यावरण में रहने के आदी हो जाते हैं। हम मान लो हरियाणा में बाजरे गेहूं की रोटी खाते हैं, लेकिन बंगाल में चावल की क्लाइमेट के अनुसार चावल ज़्यादा खाते हैं। इसी तरह वन्यजीव भी एक परिस्थिति की, एक इकोसिस्टम में, एक जिस हैबिटाट जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ में, उसमें रहने के आदी होते हैं और वो अपने आप को स्लोली उसके अनुसार अडेप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। तो अगर हम उसके हैबिटेट पे हमला करेंगे तो वो डिस्टर्ब होगा, वो इधर उधर जाएगा, उसकी प्रजनन क्षमता भी कम होगी, बढ़ोतरी भी कम होगी। और मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहता था, वन्यजीव चाहे लेपर्ड हो चाहे टाइगर हो, वो बाहर नहीं आया, हमने उसका घर पे हमला कर दिया। जो जहाँ वो रहता था उसका रहने की जगह थी। आप मेरे घर से निकालोगे, मैं कहाँ जाऊँगा? कहीं तो जाऊँगा ना। तो ये परिस्थिति हमारे वन्यजीवों की है। अब वहाँ फार्म हाउस बना दिया आपने। अफसरों ने अपने पैसे के लोभ में, रिश्वत के लोभ में सब कानून कायदे छोड़ दिए। अफसरों का एक ही कलाकारी होती है, मैं भी अफसर रहा हूँ, कि कानून को जिधर से पैसे आ रहा है वैसे घुमा दो, कहीं साइलेंट हो जाओ, कहीं बोल दो। तो ये जो नियमों की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं सरकारी पर, जिसमें सारे कोई भी महकमा हो, उससे वन्यजीव पे बहुत ही विपरीत असर पड़ा है और वो विनाश के कगार पे बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त भी हो रही हैं। अब मेरे को तो बड़ा विस्मय होता है कि हमारा पर्यावरण मंत्रालय पढ़े लिखे से अनपढ़ होता जा रहा है दबाव में। उन्होंने लिख दिया कि भाई सेक्शन 4-5 एरिया रिकॉर्डेड फॉरेस्ट नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि वो अभी लेटेस्ट है ये। अरे भाई, हम अंग्रेज़ों के समय 1900 में जब ये एक्ट आया, जब से रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है। और मैं ये इसलिए पब्लिक को ज्ञान हो कि हमारा पर्यावरण मंत्रालय गलत कर रहा है। भाई, हमारे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट थे सेक्शन 4-5 के नोटिफाइड एरिया। हम हमारी टेक्निकल, तो ये जो बदलाव हुए उसके बारे में आप बता रहे हैं? हाँ, जो बदलाव हो रहे हैं ना अब लेटेस्ट, जो नया वन संरक्षण अधिनियम की जगह आए और उसको लेकर जब ये कर रहे हैं। अरे भाई, जब से महकमा बना है, जब से ये अधिनियम आया है ब्रिटिश पीरियड से, जितने भी सेक्शन 4-5 में नोटिफाइड एरिया होते हैं उनकी सर्वे होके, डिमार्केशन होके और हर खसरा नंबर वाइज रिकॉर्ड होते थे। आज एक कोई अफसर कहता है, आई एम सॉरी, जो भी अफसर इंचार्ज है, कहते हैं जी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट तो 2004 में हुए। ये तो भाई ब्रिटिश पीरियड से रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है। पर ये भाषा को घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह जब वन संरक्षण अधिनियम में प्रायर परमिशन था, तो पोस्ट ऑफ फैक्ट तो क्या होता है? भाई, आप अपना व्यापार बनाने के लिए कानून को रास्ता ढूंढ रहे हो। मैं खुला कहता हूँ। तो आप ये मानते हैं कि भूमाफिया और बिल्डर के लिए ये सब ऐसा कर? ये बिल्कुल केवल भूमाफिया, बिल्डर। एक और कॉन्सेप्ट है जो 14/5/2008 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। मैंने उनको लोगों को बताया कि आप जब ये एक्ट बना 1899 ब्रिटिश पीरियड में, डीएफओ, कंजर्वेटर, डीसी सब ने मिल के बनाया था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसमें लिखा है कि इस अधिनियम की जरूरत है वनों को बचाने के लिए। और आज जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है, जिसमें आईएफएस ऑफिसर भी है, पर्यावरण मंत्रालय भी है, वो इसको इग्नोर कर रहा है। भाई, प्रकृति अफसर आने से नहीं बदलती, प्रकृति वही है, एरिया अप्रोच है। लगभग सन 2000 के आसपास अरावली परियोजना आई थी, एक बड़ा प्रोजेक्ट 1990 में आई थी। हाँ, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था। इससे कितना फायदा हुआ है अरावली? देखिए, अगर आप देखें 1980 में वर्ल्ड बैंक से स्वीकृत या सहायता प्रदत्त
सामाजिक वानिकी थी, वो पूरे हरियाणा में थी। तो अरावली में उसमें 1980 से 1990 तक काम किया गया संरक्षण का। 1990 से 2000 तक, 1990 से 1999 तक आई सामुदायिक वानिकी, सामुदायिक भूमि का विस्तार करके अरावली प्रोजेक्ट के नाम से, जो यूरोपियन यूनियन ने ग्रांट इन एड्स दी थी। 99 में खत्म होने के बाद जो पैसा बचा था उससे 2000 साल तक चला, 2K तक। तो 99 से 1990 से 2000 तक अरावली। इसमें 39,200 हेक्टर काम किया गया। फिर जितने भी क्षेत्र थे प्लांटेशन, जब राजनीतिक दबाव आया, हालांकि इनके MOU, हमारी पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, हरियाणा सरकार और EU में एक संयुक्त ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था कि बंद होने के बाद भी चलाएंगे। जो विलेज फॉरेस्ट कमेटी बनाई थी हर गांव में, उनके माध्यम से चलेगा। लेकिन राजनीतिक दबाव में 1999-2000 में सारे जो क्षेत्र काम किए थे पंचायतों को सौंप दिए और माइनिंग शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 30/9/2002 को कहा कि पूरे अरावली में, वर्ड था इंटायर अरावली में, आप खनन बंद कीजिए। खनन का मतलब था हमारे हिसाब से पूरी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी बंद कीजिए। नहीं मानी सरकार। फिर सबकी पेशी हुई, मुझे याद है, इवन CM वाज कॉल्ड, डिप्टी कमिश्नर्स वर कॉल्ड इन सुप्रीम कोर्ट। और 2004, 18/3/2004 में एक अच्छा बहुत बड़ा जजमेंट आया कि भी हमें अरावली बचाना है। और उसमें ये कहा गया कि यूरोपियन यूनियन द्वारा प्रदत्त मनी से जो पौधारोपण किया गया है, मतलब 38,200 हेक्टर, वो डीम्ड फॉरेस्ट होगा और FCA लागू होगा। और जो सेक्शन 4-5 नोटिफाइड लैंड थी, वो तो पहले ही फॉरेस्ट थी। हालांकि राजनीतिक दबाव में हमारे PCF सेक्रेटरीज ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे कि नहीं जी, हम तो नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी कैन नॉट अलाउ सोमरसॉल्ट, हम आपको बदलने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो ब्यूरोक्रेसी तो पूरी हरदम से है ना, जो नेता भूमाफिया बोलता है वही आवाज़ करता है। तो प्रश्न ये है कि पूरे अरावली नहीं, अगर ये नए संशोधन लागू होते हैं तो पूरे भारतवर्ष में लगभग 40% जंगल नष्ट हो जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा आपके अतीत के बारे में बात करते हैं। हाँ, बचपन कहाँ बीता, स्कूलिंग कहाँ हुई, देखिए फिर आगे की पढ़ाई कहाँ? मैं कल मेरे पोतों को बता रहा था, मैं एक छोटा गांव तो काफ़ी बड़ा था, बेवल में पैदाइश हुई। और मैं बता रहा था हमारे टाइम में जब हम बच्चे थे 60s में, स्कूल नहीं भेजा जाता था। और मास्टर घर घर जाके, जहाँ भी 5 साल 6 साल का बच्चा होता उसको रजिस्टर करते हैं। लड़कियां तो नाम मात्र जाती थी। मेरे साथ 10वीं तक कभी भी 3 से ज़्यादा लड़कियां नहीं आई, 3-4 से ज़्यादा। लड़कियों को तो कहते थे नहीं पढ़ाने की क्या जरूरत है, लड़कों को भी नहीं भेजते थे। और उस काम में मतलब जाने लग जाते थे। मेरी कहानी तो बड़ी अजीब है। एक अंड के पेड़ के नीचे पहली में बैठते थे, किसी बच्चे ने देखा कि भी मेरे को आता है, फिर हमें कच्चा पक्का कायदा दे दिया, फिर हमें किताब दे दी मास्टर ने टेस्ट लेके, वैसे ही, और नाम लिख लिया अपने आप। पेरेंट्स को बुला लेते थे और मास्टर ही सब कुछ कर लेता। वो ज़माना था। 1 कमरे का स्कूल थे हमारे गांव में, थोड़ा बड़ा था, 2 कमरे का स्कूल था। पहली से 5वीं तक वहीं थे। और कभी मास्टर आ गया तो पढ़ा दिया, नहीं तो नहीं भी पढ़ाया। मतलब एजुकेशन का वो हाल था। उस समय परिवार क्या था, माता पिता क्या करते थे? मेरे माता पिता कृषि से संबंधित थे। और फिर मैं दोंगड़ा हीर हाई स्कूल की और नारनौल से BSc की। और मेरे गांव में मैं पहला ही BSc था। और फिर मैंने MSc जियोलॉजी में, भूगर्भ शास्त्र में नारनौल से ही की। फिर मैं प्रवक्ता लग गया, लेक्चरर जियोलॉजी में। MSc क्लासेज पढ़ाई मैंने, MSc प्रीवियस फाइनल 2 साल। फिर मैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन में मेरा एज साइंटिस्ट, साइंटिफिक ऑफिसर सिलेक्शन हो गया। मैंने कलकत्ता ज्वाइन किया। और वहाँ पर जब मैं घूमा घामा, देखा कि भाई फॉरेस्ट का बड़ा रुतबा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उनके रेस्ट हाउस में रुकता था बिहार में। तो मैंने फिर IFS का 83 में एग्ज़ाम दिया और UPSC में 84 बैच में IFS सेलेक्ट हुआ। मतलब ये है, मैंने फिर वो छोड़ दिया। बाकी ये है कि मेरिट अच्छी थी मेरी, तो मेरे को हरियाणा कैडर मिल गया। अभी आप लेखन में भी काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं, तो एक बार अपनी बुक्स के बारे में बताइए। देखिए, मैंने रिसर्च वर्क किया। ये पहली रेयर रिसर्च है। मैंने IAS, IPS, IFS सर्विस पे
ये निर्णय कैसे लेते हैं, कितना दबाव है। ये जो मेरी किताब है, ये मेरी 10-12 साल की रिसर्च का प्रोडक्ट है। आज तक ऐसी किताब नहीं आई। मैंने जो प्रशासनिक ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में जितने भी प्रकार के दबाव आते हैं निर्णय लेते टाइम, उन सब का वैज्ञानिक तौर से अध्ययन किया है, स्टैटिस्टिकली प्रूवन मेथड यूज किए हैं। और इसमें मैंने क्वेश्चनियर से डिफरेंट IAS, IPS, IAS अफसरों से रेस्पॉन्स लिए हैं, उसके बाद रिसर्च की है। ये मेरी बहुत पुरानी इच्छा थी कि भाई मैं ऐसी रिसर्च करूं जो एक यादगार रहे। फिर जब मैं ये किताब लिख रहा था तो मेरा लड़का जो अमेरिका में डॉक्टर है, एक अनेक्सर पे मैंने जो कहानियाँ थी वो भेजा, तो वो कहने लगा, एक मेरा दोस्त भी था पुराना IFS, कि भाई ये मैं अनेक्सर लगाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप इसको किताब बनाए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर मैंने दूसरी किताब ये लिखी, करप्शन इन ब्यूरोक्रेसी इनसाइड स्टोरीज। इसमें मैंने करप्शन का वैदिक पीरियड से, जब से सभ्यता का विकास हुआ है और आज तक क्यों है, कैसे है, क्या कारण है, समाज में इसके डायमेंशन क्या है, नेचर क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और कैसे रोका जाए, वो सब लिखा है। प्लस में मैंने प्रधानमंत्री से लेके दोनों, इस किताब में तो यह है कि मेरे अनुभव क्या है, प्रधानमंत्री से लेके नीचे गाँव वालों तक जितने दबाव आते हैं वो कहानियाँ इसमें इस किताब में लिखी है। तीसरी किताब मैं अरावली पे लिख रहा हूँ, जिसमें मैं अध्ययन करके जो भी ऐतिहासिक कि भाई अरावली में कैसे बचाया जाए। बालवान साहब, फॉरेस्ट की डेफिनेशन को लेकर, परिभाषा को लेकर एक लंबा विवाद रहा है, काफी विवाद रहा है इस विषय पर। आपके हिसाब से फॉरेस्ट की सही डेफिनेशन क्या है, कम शब्दों में? देखिए, हमारा जो वन अधिनियम है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, जो 1872 का ही प्रारूप है, उसमें वन को परिभाषित नहीं किया गया, ट्री को किया गया है। उसके बाद बड़े इश्यूज आए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 12/12/1996 गोदावरी वन में वन को परिभाषित किया। अब भाई वन की परिभाषा डिक्शनरी में नहीं होगी। और उसमें ये कहा गया, सभी चीफ सेक्रेटरीज को चिट्ठी जारी की गई स्टेट का, कि भाई आप सर्वे करें टीम बना के, जो वन की परिभाषा में आते हैं उन क्षेत्रों को बताएं। लेकिन बहुत राज्यों ने नहीं बताई। फिर लफार्ज में 2011 में फिर यही बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप परिभाषित करें। तो अब यहाँ जो पर्यावरण मंत्रालय है दिल्ली का हमारा, उसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। 96 से आज तक वो किसी एक निर्णय पे नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि राजनीतिक दबाव है। अब कोई कहता है 5 हेक्टेयर कंपैक्ट को मान लो डिक्शनरी, कोई कहता है 10 हेक्टेयर में मान लो। और मेन मुद्दा ये रह जाता है कि भाई एक परिभाषा तो करो। उसमें फिर एक आ जाता है कैनोपी डेंसिटी। कैनोपी डेंसिटी का मतलब ये होता है कि उस क्षेत्र पे जंगल कितने हैं। तो बहुत मीटिंगें हुई, बहुत इश्यूज आए। अब जहाँ तक अरावली क्षेत्र का है, देखिए जहाँ पर बहुत अच्छे जंगल हैं वहाँ तो 0.4 डेंसिटी, मतलब इतनी कैनोपी डेंसिटी का मतलब होता है कि पेड़ों की ऊपर घुरमट इतना है कि 40% है ऊपर ढका हुआ है। और हमारे यहाँ क्योंकि श्रब फॉरेस्ट बोलते हैं, जो अरावली में पौधे हैं वो छोटे होते हैं, 10 फीट से 15 फीट के, 100 फीट, 80 फीट, 60 फीट के पेड़ नहीं होते जैसे टीक और साल के जंगल होते हैं। तो यहाँ पर कैनोपी क्लोज नहीं होती। कैनोपी का मतलब है पेड़ की छांव से छांव दूसरी टहनियाँ मिल जाएंगे, तो वो कैनोपी क्लोज तो होती नहीं। फिर यहाँ आया कि 10%, क्योंकि यहाँ श्रब फॉरेस्ट, बुशी फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है। तो हरियाणा सरकार ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन ये झगड़ा चलता रहा। 10% कैनोपी को माना जाए अरावली के लिए। कुछ स्टेट 40% कहते हैं कुछ, लेकिन आज तक ये मुद्दा अभी तक सही से तय नहीं हुआ है। चलिए इन्हीं बातों के साथ आज का समापन करते हैं। धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया, हमसे बात की। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू।